Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चे, हम लोगों ने पिछले क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को पढ़ा था, लेकिन उसमें कंडीशन था कि प्रत्येक सेल का ईएमएफ समान होता है और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध भी समान है और सभी पैरेलल में जुड़े हैं। तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें देखा था कौन लाभदायक होगा और कौन हानिकारक होगा। इसको हम लोगों ने देख चुका है। तो हम उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और देखेंगे सबसे पहले किसका जवाब आता है। आप लोग तैयार हो जाइए, एक फिगर बनाएंगे, आपको उसका जवाब देना है। सबसे पहले किसका आता है वो देखेंगे। आप गौर करके देखना, वो जो फिगर आपके सामने है प्रत्येक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। प्रत्येक 1.5 वोल्ट का है और 1 ओम का है। तो प्रत्येक सेल का ईएमएफ मैं बताता हूँ। ईएमएफ 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1 ओम है और नंबर ऑफ सेल 10 है। इसको हम लोगों को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ना है और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। इस आर का वैल्यू मान लीजिए 10 ओम है। तो यह सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस सर्किट में करंट भेजेगा। उस करंट का वैल्यू सबसे पहले कौन बताते हैं, हम देखना चाहते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू किसका जवाब सही होता है वो जवाब देंगे। चैट पर एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देंगे, गौर से कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन का जवाब देंगे। सभी बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने लगा, देखते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें हम लोग पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इक्वल टू M इंटू ई बाय एम आर प्लस स्मॉल आर। ये फार्मूला आपने पढ़ा था, गौर करके इसको देखिए। तो इसमें से आप देखोगे गौर से, M का वैल्यू 10 है, E का वैल्यू 1.5 है। M 10 इंटू 10 हो जाएगा
+1 हो जाएगा, तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा 15/101। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना एम्पियर लिखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल को कैसे जोड़ते हैं, इस पर पूरा पूरा डिस्कशन हुआ था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन चेंज ये करूंगा कि बहुत सारे सेल मेरे पास हैं, लेकिन सब सेल का ईएमएफ अलग अलग है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, और उसको जब जोड़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब सर्किट में करंट कितना होगा, उस पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ बोले या इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से चेंज कर रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? यस। यहाँ पर देखेंगे हम लोग पैरेलल combination of cells, लेकिन इसमें आपको देखना है ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। ईएमएफ सभी सेल का अलग अलग है, और आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल भी अलग अलग है, आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है, और उस सबको हम लोग सीरीज में जोड़े, पैरेलल में जोड़ेंगे, तब करंट कितना होगा। तो चलिए, बहुत सिंपल बात है, गौर से सीखेंगे हम लोग स्टेप को। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं दो सेल हम लोग ले लेते हैं। दोनों सेल का ईएमएफ अलग अलग आता है। इसके ईएमएफ को मानो E1 और इसके ईएमएफ को मानो E2, और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मान लो R1, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मान लो R2। अब इस दोनों को हम लोगों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। और यहां से देखना है ये जो बाहरी परिपथ होगा उसका रेजिस्टेंस कितना है। इसके रेजिस्टेंस को R मान लो, और ये कह दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस Y है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आपका ये। तब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, ये जानना है हम लोगों को। तो तैयार हैं आप लोग? अब यहाँ पर परिस्थिति अलग अलग, यदि ईएमएफ है दोनों का, तो ईएमएफ डिफरेंट होने के कारण यह सेल इसमें करंट भेज दिया। मान लेते हैं हम लोग I1 करंट भेज दिया इसमें, और यह सेल करंट भेजेगा I2, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर हो जाएगा आपका I हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग कहेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये बात आप बोलेंगे। अब समझना है यहाँ पर कि सर इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हम लोग को देखना है। क्या देखना है, गौर से देखिए। ये पॉइंट है आपका A मान लीजिए,
और ये पॉइंट हम लोग बी मान लीजिए। ए और बी दो पॉइंट मान लिया, दोनों के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हिंदी में कहेंगे टर्मिनल विभवांतर, वो विभवांतर कितना होगा उसके लिए हम लोग सोचें। या यहां पर तो प्यारे बच्चों इस फिगर को आप देख लिए गौर से, सेल ले लिया मैं, दो सेल E1 और E2 ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए और दोनों का पॉजिटिव पॉइंट ए पर जोड़ा गया और दोनों के नेगेटिव को पॉइंट बी पर जोड़ा गया। ए और बी के बीच में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ पर जोड़ा गया है। अब ये सेल इस सर्किट में कितना करंट देगा, तो पहला वाला सेल I1 करंट दे रहा है, दूसरा वाला सेल I2 करंट दे रहा है और दोनों मिलकर इस पूरे सर्किट में मेन करंट I फ्लो कराएगा। तो टोटल मेन करंट I बराबर I1 प्लस I2 कह देंगे हम लोग। करंट का टोटल निकालना है अलजेब्रिक सम, क्योंकि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर है, अलजेब्रिक सम ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। अब कैलकुलेशन करके देखना है कि कहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या क्या लेना चाहिए। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब यहां से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, सपोज कर लेते हैं हम लोग कि इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेंगे, हिंदी में कहेंगे विभवांतर क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े हैं फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ ईएमएफ, हिंदी में कहेंगे विद्युत वाहक बल के परिभाषा से, विद्युत वाहक बल के परिभाषा से हम लोग जानते थे, क्या जानते थे, E इक्वल टू V प्लस I इंटू R, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। जब ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं तो ध्यान दीजिएगा गौर से, आप लोग क्या सोचोगे, आप लोग फॉर फर्स्ट सेल हम लोग लिखना चाहेंगे पहला सेल के लिए, तो यहाँ पर कहेंगे सर E1 इज इक्वल टू V प्लस I1 इंटू R1, क्योंकि दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा, ए और बी बिंदु के बीच का पोटेंशियल में भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ से हमें अलग अलग कैलकुलेशन करना है। यहाँ से मैं I1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। यदि I1 का वैल्यू लेना चाहें हम लोग तो क्या कहोगे आप लोग, I1 इंटू R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ये आके माइनस हो गया। तब यहाँ से I1 इज इक्वल टू लिखना है तो कहोगे E1 इंटू V बाय R1, ये आप लिख सकते हैं आराम से। चलिए आइए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट सेल करंट कितना देगा ये मुझे मालूम हो गया, फर्स्ट सेल कितना करंट देगा यह मुझे मालूम हो चुका। क्लियर है। अब हम लोग को यही काम सेम सेकेंड सेल के लिए करना है। तो सेकेंड सेल के लिए जब करेंगे हम लोग तो प्यारे बच्चों सिमिलरली लिख देंगे I2 बराबर E2 इंटू V बाय R2 लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। और वो I1 और I2 को यहाँ जाके जोड़ ऐड कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, उसमें जाके पुट कर देंगे, हो जाएगा। तो एक स्टेप जरा सा मैं ऊपर उठ रहा हूँ, फिर आपको लिखने का मौका दूंगा मैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए सेट कर देंगे, कर लीजिएगा। जरा सा एक स्टेप आप समझ लीजिए यहाँ पर जल्दी से। अब यहाँ पर आप देखोगे गौर से प्यारे बच्चों क्या हुआ है, फॉर सेकेंड सेल, दूसरे सेल के लिए सोचेंगे हम लोग तो कहोगे आप लोग E2 इक्वल टू V प्लस I2 इंटू R2 कहोगे। तो यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे
I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V बाय R2 हम लोग कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर, इसका नाम दे दीजिए 2, इसका नाम दे दीजिए 3। 2 और 3 का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 2 और 3 से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो माय डियर बच्चों आपको देखिएगा यहाँ पर मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू I इज इक्वल टू I1 के जगह पुट करोगे आप लोग E1 इंटू V बाय R1 प्लस I2 के जगह E2 माइनस V बाय R2 पुट करेंगे। गौर से देखा आपने? चलिए बहुत सुंदर बात। अब यहाँ से आप लोग एक स्टेप को आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और मुझे V का वैल्यू यहाँ से लेना है। V का वैल्यू लेकर तब हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग। बहुत सुंदर, एक स्टेप को गौर से देखिएगा, तब हम पेज पलटेंगे, आपका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ कर क्या सकते हैं हम लोग कर सकते हैं E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं। हाँ सर, तोड़ के लिख सकते हैं। फायदा क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग फायदा की ओर जा रहे हैं। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस ले लीजिए, आप इसको अलग कर दीजिए, माइनस ले लीजिएगा तो इसमें गौर से देखिए, इसमें और इसमें भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप भी कॉमन ले लीजिए, तो भी जैसे कॉमन लेंगे आप लोग तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा आपका। खूब गौर से देख लीजिए संभव है या नहीं। हाँ सर एकदम संभव है, कोई डाउट नहीं है, हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। तो एक बार यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से तैयार हो जाइए, तब फिर मैं स्टेप को आगे बढ़ाऊंगा। जल्दी से अरेंज करके लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आपने? चलिए पेज को चेंज करेंगे, इस बात को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है हमको जरा सा यहाँ पर। अब इसमें से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है, जोड़ घटाव, उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, हम लोग अगले पेज की ओर चलते हैं। चलिए इस पेज में हम लोग देखते हैं गौर से क्या कर सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को देखना है करंट आई के लिए फार्मूला। आई के लिए फार्मूला हमको मिला, तो यदि हम लोग वहां पर R1 और R2 का एलसीएम ले लें, R1 इंटू R2 कहेंगे, वहाँ हो जाएगा E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 हो जाएगा। जैसे भिन्न का जोड़ घटा होता है उसी प्रकार हम लोग इसको सोच सकते हैं। माइनस के बाद फिर उसको देखो ब्रैकेट में है, वहाँ पर आपका था R1 इंटू R2 करेंगे, R1 प्लस R2 ऊपर में हो जाएगा। इतना काम आप कर सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए इतना कब अब जब आप कर लिए आप लोग, तो यहाँ से भी वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आइए और आई को उधर लेके चले जाइए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, v इक्वल टू दी लेना चाहेंगे v इंटू R1 प्लस R2 ऊपर में है, नीचे में R1 इंटू R2 है, इज इक्वल टू, तो आपका हो जाना चाहिए, ये इधर आ गया
और आई उस पार चला जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 इंटू R2 माइनस आई आपका हो जाएगा। क्या ये संभव है? हाँ सर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चों को। अब आप क्या कर सकते हो, इससे आप यहाँ से उसको उठाओ और लाके इसको डिवाइड कर दो। तो जैसे इसको लाके यहाँ डिवाइड करोगे तो मेरे पास बचेगा V इक्वल टू करना चाहेंगे तो ये R1 खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय, इसको जाकर डिवाइड करेंगे, R1 R2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आपका यहाँ पर R1 प्लस R2 बच जाएगा। गौर से देख लीजिए, हाँ या ना, जल्दी से बताइए आप लोग। ये हो गया, लेकिन ये टर्म तो इसमें भी आके डिवाइड होगा। इसमें जैसे डिवाइड करोगे आप लोग तो ये नीचे में ले जाओगे तो उलट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये एक इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, खूब गौर से विचार करेंगे तो आपको लगेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर आप कुछ दे दीजिए और फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 देकर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे गौर से फिगर को, बैक गियर करता हूं मैं। इस फिगर में देखेंगे कि दोनों पॉइंट के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी माना था मैंने, उस भी पर गौर करो खूब अच्छा से। उस भी का वैल्यू कितना होना चाहिए वो आपको मालूम हो गया, और आप गौर से देखिए वो मालूम जब हो गया और भी का वैल्यू ये तरह दिख रहा है आपको, जहां भी का जरूरत पड़ेगा ये यूज करेंगे। एक स्टेप हुआ, मतलब ये हो गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या बताएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका बताएगा। हिंदी क्या हुआ, विभवांतर हुआ, ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर। ए तथा बी के बीच का। चल एक स्टेप को मैं खत्म करता हूं। अब आपके बीच यहां पर आएगा, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो पेज पलटेंगे, पेज चेंज करेंगे। अब कहता है यहां पर कि गौर से देखिएगा एक छोटा सा चीज, इस फिगर में दो सेल आपका है, दोनों सेल को हटाकर एक सिंगल सेल लगाया जाए और फिर भी परिपथ में, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहे और करंट भी उतना ही फ्लो हो रहे, तब उस सेल के ईएमएफ को इफेक्टिव ईएमएफ कहेंगे और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, प्रभावी विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग इस यहाँ पर सेल का जो संयोजन है, दो सेल जो जुड़ा हुआ है, उसका प्रभावी विद्युत वाहक बल ई डैश और इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। तब देखेंगे क्या इक्वेशन होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, जरा सा स्टेप को बढ़ाकर आगे। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, गौर से देखिएगा आप लोग, यदि दोनों सेल का प्रभावी विद्युत वाहक बल इफेक्टिव ईएमएफ ई डैश हो और
प्रभावी आंतरिक प्रतिरोध, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, आरडेस हो। तो यहाँ पर सर्किट में आप कल्पना करोगे, एक सेल सोचा गया है यहाँ पर, और वह रेजिस्टेंस आपका ये है, इसका इफेक्टिव ईएमएफ बोला गया ई डैश, इंटरनल रेजिस्टेंस बोला गया आर डैश। करंट फ्लो कर रहा है उतना ही जितना पहले हो रहा था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उतना ही पहले से था। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट चुना था ए और यहाँ पॉइंट चुना था बी। तब ऐसे सर्किट में इसके लिए ईएमएफ लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग ई डैश इज इक्वल टू वी माइनस आई इंटू आर डैश आप लिखोगे। तो यहाँ से फिर लिखना चाहेंगे, ये कहाँ से लिखाया गया, ईएमएफ के परिभाषा से। ये लाइन जो आपने लिखा कहाँ से लिखा, विद्युत वाहक बल के परिभाषा से ये लाइन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ई डैश इक्वल टू वी माइनस आई इंटू आर डैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वी इक्वल टू ई डैश माइनस आई इंटू आर डैश। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लो, इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लो आप लोग। तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 आपके पास है। इक्वेशन नंबर 4 को गौर से देखिए और इक्वेशन नंबर 5 आपके सामने है। यदि मैं उस 5 को यहीं लिखूं 5 को, तो आप देखिएगा ई डैश बराबर हुआ आई इंटू आर डैश हुआ। इस दोनों इक्वेशन को तुलना करेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। इस दोनों इक्वेशन में तुलना करेंगे। ई डैश के स्थान पर आप खूब अच्छा से देखो, ई डैश के स्थान पर आपको दिखाई पड़ेगा, इसके स्थान पर ये पूरा टर्म है आपका, और आर डैश के स्थान पर ये पूरा टर्म आपके पास है। उसको गौर से देखिए और विचार कर लीजिए। यस, तो ई डैश का वैल्यू E1 इंटू R2 ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए आप लोग गौर से, ये आर डैश का जो पोजीशन है वो इसके बराबर है। तो आर डैश के स्थान पर ये और ई डैश के स्थान पर ये है। इसी तरह से हम लोग इस परिस्थिति में या इस केस में इफेक्टिव ईएमएफ ई डैश का वैल्यू बताएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बोला जाए उसका मान ये बताएंगे। तो फाइनली हम लोग आराम से अब आगे बढ़ के जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए कहेंगे समीकरण 4 एवं 5 के बीच कंपैरिजन करने पर आप बच्चों का जवाब होगा, क्या जवाब होगा, गौर से देखना। इफेक्टिव ईएमएफ का सिंबल है आपका ई डैश इज इक्वल टू E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। ये आपका इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला आपको मिल गया। और आपका मिला यहाँ पर इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश बराबर आपका हो गया यहाँ पर R1 इंटू R2 बाय
R1 प्लस R2, ये आपका रिजल्ट मिल गया। ये दोनों चीज आपको जानना था। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस बताने के लिए आपको यही बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चले आइए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन काम था इस करंट का वैल्यू कितना होगा, इस करंट का वैल्यू मुझे बताना था कितना होगा। अब उस करंट के बारे में बताएंगे, तो आप लोग यहाँ पर क्या कहोगे, जरा सा हम लोग इसको पहले लिख लीजिए, जल्दी से अरेंज कर देते हैं। इसको आप लिख लीजिए यहाँ तक। अब फाइनल लाइन पर हम लोग पहुंचेंगे और हमारा काम खत्म भी हो जाएगा। तो जो भी बच्चे जुटे हैं, मन लगा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी भगवान भला करेगा। जो जैसा चाहता है वैसा मिलता है, इसलिए जो जिस रूप में बैठे हैं, जो जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उनको फटाफट मिलेगा। चलिए गौर से देखिए। हाँ, अमन कुमार गुप्ता सही बोलता है रे, इन लोग का ध्यान ही नहीं है क्लास में। इतना साफ सुथरा तो क्लास किया गया है, और उसके बाद इन लोग को दिक्कत होता है, तो फिर तो किस्मत का दोष है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। तैयार है आप लोग? ये सब क्लास तो छूटना ही नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं बच्चे लोग को क्या समझ में आ रहा है। एकदम माइंड में सेट है ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, लेकिन उसको पता नहीं कि ऑफलाइन खुलेगा फिर बंद भी होगा। चलिए जल्दी आइए, तैयार हो जाइए आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप में ऑफलाइन के बारे में सारा सूचना मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको फॉलो करेंगे। तो यूट्यूब पर हल्ला नहीं कर सकते हैं, कहीं गलती हो गया तो लोग दूसरेगा, इसीलिए यूट्यूब पर हल्ला नहीं कर रहे हैं। जो भी ऑफलाइन का सूचना है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में है, और मैंने बोल भी आता, ऑफलाइन ऑफिस में आके पता कीजिए, हम 24 घंटा ऑफिस में उपलब्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों बातों को तो याद कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। आप लोगों ने इसको याद भी कर लिया, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अब इन दोनों बात को याद जब कर लिए, तब हमारे पास आएगा करंट का वैल्यू क्या होगा। आइए, बहुत सिंपल है, हम लोगों ने बहुत जोर से चर्चा किया है, बहुत जोर से चर्चा करके इसको देखा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे मेन करंट या करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट, एकदम फाइनल जवाब होगा I इक्वल टू इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। अब ध्यान देना गौर से, ये सब सेंटेंस कई बार बोल चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद था। इफेक्टिव ईएमएफ पूरे परिपथ का जितना भी सेल जुड़ा है, संपूर्ण सेल का प्रभावी विद्युत वाहक बल सब मिलकर जितना काम करता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, और सेल के बाहर में जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो दोनों सीरीज में है, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का निकल जाएगा। तो सिंबल में इसको लिखेंगे सर, आई इज इक्वल टू ई डैश बाय आर प्लस आर डैश। यही आपका मेन हुआ स्टेप। ई डैश आर डैश आपने लिख चुका है अपने कॉपी में, यदि भूल है देख लीजिए। ई डैश यहाँ पर चमक रहा है, और आर डैश यहाँ चमक रहा है, इसी दोनों को हम लोग को वहां यूज कर देना है।
ई डैश आर डैश का वैल्यू पुट करने के लिए तैयार है, करते हैं। जैसे इसको पुट करेंगे यहाँ पर, और गौर से क्या हो जाएगा, आई बराबर इक्वल हो जाएगा ई डैश के जगह पर E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2, ये हुआ ई डैश का वैल्यू, बाय कैपिटल आर प्लस आर डैश का वैल्यू है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। यही तो है आपका। तो चलिए हो गया, जब इतना काम खत्म तो मेरा भी काम खत्म। अब आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, एक परेशानी हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो अब मैथमेटिक्स हो गया, तो इसका यहाँ पर कोई गप नहीं रहा। अब तो ये देखिएगा कैंसिल होगा कैसे, पहले एक बार ध्यान दीजिएगा। इसको हम इससे गुना कर देते हैं, सॉरी नीचे में आर इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, राइट, यस सर। और ऊपर में हो जाएगा E1R2 प्लस E2R1। ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। एलसीएम लिए तो ये इतना इंटू हो गया है, बाई ये R1 प्लस R2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो मेरा काम हो गया। इस फार्मूला को लिख लीजिए और अच्छा से याद कर लीजिए। यदि दो सेल डिफरेंट ईएमएफ का है, डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, तब वह सेल का समूह उस सर्किट में कितना करंट भेजेगा वो आपको मिल चुका। तो चलिए याद रखिएगा, ये आज का क्लास था। अब आप इसमें बहुत सारी बातें गप कर सकते हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, उस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयार हैं आप लोग, हो गए, लिख लिए तो इसको मैं हटाऊं। अरे चुप रहो, किसको कहता है चुप रहो रे बाबू साहब, एकदम मर रहे, किसी का नजर नहीं मिलता होगा, चुप और हल्ला गुल्ला कर रहा है, इसको कहता है सब बेवकूफ आदमी। संसार में जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा ना, चैट करके जो लड़ाई करता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा बुड़बक लोग होगा, उससे ज्यादा बुड़बक और कोई नहीं हो सकता। चलो ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, कभी कभी एंजॉय कर लेते हैं क्या, अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा।